हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू एडू टॉपर। फ्रेंड्स, आप जानते हैं कि हम लोग बीपीएससी सीडीपीओ के लिए नए नए प्रैक्टिस सेट आपके लिए लेके आ रहे हैं और प्रैक्टिस सेट में चौथा सेट का फर्स्ट पार्ट आपके लिए ऑलरेडी अपलोड हो चुका है। ये उसी चौथे सेट का पार्ट 2 है। फ्रेंड्स, हम आपके लिए छोटे छोटे वीडियोज़ के रूप में, यानी लगभग आधे घंटे की वीडियो के रूप में 2 पार्ट बनाते हैं। दोनों पार्ट आधे आधे घंटे के होते हैं ताकि आपका बहुत ज़्यादा समय न लगे और आप कम समय लगाकर अपनी प्रैक्टिस भी करते रहें। जैसे जैसे परीक्षा का समय नज़दीक आएगा, मैं फुल लेंथ यानी कि 150 क्वेश्चन के सेट भी डालना शुरू करूँगी। तो चलिए शुरू करते हैं। उस सेट में हमने इतिहास, भूगोल और राजनीतिक विज्ञान के प्रश्नों को सॉल्व किया था। अब हमारे पास सामान्य विज्ञान के प्रश्न आएंगे, इसके बाद अर्थव्यवस्था के भी प्रश्न आएंगे और मैथ्स के भी कुछ क्वेश्चन होंगे, बिहार स्पेशल के भी प्रश्न होंगे। तो चलिए शुरू करते हैं सेट को। हमारा इस सेट का 80 नंबर का यानी पहला प्रश्न है कि कड़वाहट के लिए मानव जीभ का संवेदनशील क्षेत्र कौन सा होता है। देखिए, जब हम किसी चीज़ को खाते हैं या चबाते हैं तो हमें पता चलता है कि उस वस्तु का स्वाद कैसा है। इसका अनुभव हमें तभी होता है ना, जब वो चीज़ लार के साथ घुलने के बाद हमारे जीभ पर फैल जाती है। यहाँ हमसे पूछा गया है कि कड़वाहट के लिए, जैसे अलग हमारी जीभ के अलग अलग हिस्सों पे अलग अलग तरह का टेस्ट पता चलता है। जैसे कि जीभ के पीछे का जो हिस्सा होता है ना, यहाँ पर हमें कड़वा स्वाद यानी कड़वाहट का स्वाद समझ में आता है। जीभ के आगे का हिस्सा नमकीन या मीठे का स्वाद बताता है। किनारे का भाग हमें खट्टे का स्वाद बताता है। तो यहाँ हमसे क्या पूछा जा रहा है, कड़वाहट के लिए संवेदनशील क्षेत्र। तो ये कौन सा होगा, पीछे का भाग। अगला प्रश्न है, अदरक तना है जड़ नहीं, क्योंकि इसका क्या कारण है कि अदरक जड़ नहीं है बल्कि तना है। कारण ये है कि अदरक में खाद्य सामग्री जो होती है ना, वो भंडारित स्टोर्ड होती है और मिट्टी में ये क्षैतिज तरीके से यानी हॉरिजॉन्टल तरीके से बढ़ता है। इसमें गांठें होती हैं, पोरियाँ होती हैं। तो अदरक तना है जड़ नहीं, क्योंकि ये खाद्य सामग्री को संग्रहित करता है और साथ ही साथ इसमें नोड और इंटरनोड दोनों ही होते हैं। ठीक है, यानी आंसर हमारा क्या होना चाहिए, ई। इसमें आप देख रहे हैं ए बी सी तीनों ही सही है। अगला प्रश्न है, कौन सा ग्रह का उपग्रह नहीं है। इसमें से कौन सा ऐसा ग्रह है जिसका कोई उपग्रह नहीं है। ऑप्शंस हमारे सामने हैं। इसका सही उत्तर है ए, बुध। बुध का कोई भी उपग्रह नहीं है। अगला प्रश्न है, सबसे मीठी चीनी कौन सी होती है। देखिए, सबसे मीठी शुगर जो होती है ना, वो फ्रुक्टोज होती है। सभी फलों में, शहद में, जामुन में, सब्जियों में फ्रुक्टोज, बहुत सारी सब्जियों में भी फ्रुक्टोज पाई जाती है। आगे बढ़ते हैं। इनमें से कौन एक सच्चा फल नहीं है। हमें बताना है कि कौन एक सच्चा फल नहीं है। इसमें सेब सच्चा फल नहीं है, क्योंकि सेब जो है ना, वो अंडाशय से निर्मित नहीं होता है। और होता क्या है कि जितने भी फल अंडाशय से निर्मित होते हैं, उन फलों को ही सच्चा फल या वास्तविक फल या रियल फ्रूट कहा जाता है, जैसे कि आम। ठीक है, तो यहाँ पर सेब हमारा आंसर है। अगला प्रश्न है, फलियां अत्यधिक पौष्टिक होती हैं क्योंकि उनमें प्रचुर मात्रा में क्या होता है। देखिए, फलियों में प्रचुर मात्रा में प्रोटीन होता है। मटर कुल के जितने भी पौधे होते हैं ना, सोयाबीन, चना, मूंग, अरहर, उड़द और जितनी भी दालें होती हैं, ये सभी फली वाले पौधे होते हैं, फलियां होती हैं और इन सभी में प्रोटीन बहुत ज़्यादा पाया जाता है। अगला प्रश्न है, लौंग एक मसाला पौधे के किस भाग से प्राप्त होता है। लौंग एक तरह का मसाला है जो पौधे के फूल की कली से, शुष्क कली होती है ना, सूखी हुई फूल की जो कलियां होती हैं, उससे प्राप्त होता है। अगले प्रश्न पे चलते हैं। इन कथनों पे विचार करना है। अग्निशामकों में खाने का सोडा यानी बेकिंग सोडा प्रयोग में लाया जाता है। ये बिल्कुल सही है। शीशे के उत्पादन में बिना बुझा चूना प्रयोग में लाया जाता है, ऐसा नहीं है, बल्कि शीशे के उत्पादन में बुझा हुआ चूना प्रयोग में लाया जाता है। ये कथन गलत है।
पेरिस प्लास्टर के उत्पादन में जिप्सम का उपयोग होता है। बिल्कुल, पेरिस प्लास्टर और यानी प्लास्टर ऑफ पेरिस और सीमेंट दोनों ही के उद्योग में जिप्सम का उपयोग किया जाता है, तो ये कथन भी सही है। चलिए देखते हैं हम अपने ऑप्शंस को। यहाँ पे हमने क्या देखा, ऑप्शन 1 और 3 दोनों सही है, तो यहाँ आंसर हमारा होगा ई। ठीक है, अगले प्रश्न पे चलते हैं। रसोई गैस किसका मिश्रण है? रसोई गैस मुख्य रूप से ब्यूटेन और प्रोपेन का मिश्रण होती है। किस सूक्ष्म जीव के द्वारा हेपेटाइटिस बी की बीमारी होती है? हेपेटाइटिस बी की बीमारी वायरस के द्वारा होती है, विषाणु के द्वारा। अगला प्रश्न है, प्लाज्मा में जल का प्रतिशत कितना होता है? प्लाज्मा में लगभग 90% जल होता है। एक कार्यशील महिला को प्रतिदिन कितना प्रोटीन लेना चाहिए? एक कार्यशील महिला को प्रतिदिन 45 से 46 ग्राम प्रोटीन लेना चाहिए, जबकि अगर यही पुरुष की बात होती तो पुरुषों को 50 से 55 ग्राम प्रोटीन रोज लेना चाहिए। इनमें से कौन सा जीव अपनी त्वचा से सांस लेता है? हमें बताना है कि कौन सा इनमें से ऐसा जीव है जो अपनी त्वचा से सांस लेता है। त्वचा से सांस लेने वाला जीव है मेढक। इसके अलावा अगर ऑप्शन में केंचुआ होता ना, तो केंचुआ भी अपनी त्वचा से ही सांस लेता है। अगला प्रश्न है, रक्त क्या है? रक्त एक तरह का संयोजी उत्तक होता है। रक्त यानी ब्लड जो होता है ना, ये लाल रंग का चिपचिपा लिक्विड होता है और इसमें तरल प्लाज्मा 60% और ठोस जो कण होते हैं वो 40% होते हैं। अगले प्रश्न पे चलते हैं। यहाँ हमें मैच करना है, एक तरफ रोग हैं और एक तरफ उनको उत्पन्न करने वाली कमियाँ हैं कि कौन से विटामिन की कमी से कौन सा रोग होता है। तो इसको हम मैच करते हैं। सूखा रोग जो होता है ना, ये विटामिन डी की कमी से होता है। बेरी B12 की कमी से होता है। निशांधता यानी रतौंधी जो होती है वो विटामिन ए की कमी से होती है और स्कर्वी विटामिन सी की कमी से। यानी कि आंसर हमारा हो गया 1 2 3 4 ए। मानव शरीर के किस अंग में लसिका कोशिकाएं बनती हैं? मानव शरीर के दीर्घस्थि में लसिका कोशिकाएं बनती हैं, तो आंसर हमारा क्या होगा? दीर्घस्थि। मधुसूदनी यानी इंसुलिन अंतःस्राव हार्मोन क्या है? ये एक तरह का हार्मोन तो है ही, जो कि एक पेप्टाइड है। पेप्टाइड है और ये ना ब्लड में शुगर की मात्रा को नियंत्रित करता है। टेफ्लॉन क्या है? देखिए, टेफ्लॉन एक प्रकार का क्लोरोफ्लोरोकार्बन है जिसके अणु जो होते हैं ये बहुलीकृत होकर टेफ्लॉन नाम के प्लास्टिक का निर्माण करते हैं। अगले प्रश्न पे चलते हैं। सर्वप्रथम मानव का हृदय प्रत्यारोपण कहाँ हुआ था? सबसे पहले जो मानव का हृदय प्रत्यारोपण यानी कि हार्ट ट्रांसप्लांट हुआ था, ये दक्षिण अफ्रीका में बर्नार्ड के द्वारा किया गया था 1967 में। 1967 में किया गया था बर्नार्ड के द्वारा। अगले प्रश्न पे चलते हैं। भोपाल गैस दुर्घटना का क्या कारण था? देखिए, भोपाल गैस दुर्घटना हुई थी 1984 में। यहाँ पे एक कंपनी थी, एक प्लांट था जिसका नाम था यूनियन कार्बाइड। यहाँ से एक गैस का रिसाव हुआ था, ये गैस थी मिथाइल आइसोसाइनेट। अगला प्रश्न है, कंप्यूटर हेतु आवश्यक आईसी चिप सामान्यतः किस चीज़ से निर्मित होती है? ये मेनली बनी होती है सिलिकॉन से। एड्स विषाणु के लिए सबसे ज़्यादा आजमाई गई दवा कौन सी है? एड्स के लिए सबसे ज़्यादा आजमाई गई दवा है जीडोवुडिन यानी एजिडोथाइमिडिन। ए आंसर सही है। इसके अलावा एड्स विषाणु को हटाने के लिए सोरामीन, साइक्लोस्पोरिन, रिवाबाइरिन, अल्फा इंटरफेरॉन और भी कई नाम की दवाओं का प्रयोग किया जाता है। अगला प्रश्न है, कृत्रिम रेशम का इनमें से कौन सा नाम है? कृत्रिम रेशम यानी आर्टिफिशियल जो रेशा होता है, इसका रासायनिक नाम ड्रेकॉन है। ड्रेकॉन। दूध को पचाने के लिए आवश्यक एंजाइम रेनिन और लैक्टस मानव शरीर में कितने वर्ष की आयु में लुप्त हो जाते हैं? दूध को पचाने के लिए देखा जाए तो 8 वर्ष की आयु में मानव शरीर से रेनिन और लैक्टस लुप्त हो जाते हैं। रेनिन एक ऐसा एंजाइम है ना जो अमाशय से निकलता है और दूध के प्रोटीन को पेप्टोस और अमीनो एसिड में बदल देता है। अगला प्रश्न है, किस प्राणी के प्लाज्मा में हीमोग्लोबिन का विलय हो जाता है?
देखिए ये होता है केंचुआ में। केंचुआ एक ऐसा जीव है ना जिसके प्लाज्मा में हीमोग्लोबिन का विलय हो जाता है। केंचुआ संघ एनेलिडा ग्रुप का सदस्य है और ये किसान का मित्र भी कहलाता है। कारण क्या है कि ये मिट्टी को खाता है और इसके मल के द्वारा ना भूमि की, ज़मीन की जो फर्टिलिटी होती है वो काफ़ी बढ़ जाती है। अगला प्रश्न है, किस विटामिन को हार्मोन माना जाता है? विटामिन डी को हार्मोन भी माना जाता है। इसके सर्जन में कैल्सीफेरॉल पाया जाता है जो कि गर्भ में पल रहे बच्चे के स्वास्थ्य को बनाने में काफ़ी सहायक होता है। और वहीं अगर विटामिन डी की कमी होती है तो रिकेट्स नाम का रोग हो जाता है जिसे सूखा रोग भी कहते हैं। विटामिन डी के मुख्य स्रोतों की बात करें तो सनलाइट से लेकर के मक्खन, घी, अंडा, ये सब विटामिन डी के मुख्य स्रोत हैं। अगला प्रश्न है, मनुष्य को प्रतिदिन कितनी मात्रा में आयोडीन मिलनी चाहिए? मनुष्य को हर दिन 20 से 25 ग्राम आयोडीन मिलनी चाहिए। आयोडीन की कमी से घेंघा रोग होता है। आयोडीन के मुख्य स्रोत की बात करें तो आयोडीन युक्त नमक, आयोडीन मछली, समुद्री भोजन, ये सभी आयोडीन के मुख्य स्रोत हैं। अगला प्रश्न है, सर्वाधिक दूध देने वाली बकरी इनमें से है जमनापारी। भारत में सबसे ज़्यादा दूध देने वाली बकरी की नस्ल है जमनापारी। ये यमुना और चंबल नदी के तलछटी में पाई जाती है। इसका जो दूध होता है वो बहुत सारी बीमारियों में रामबाण का काम करता है। अगले प्रश्न पे चलते हैं, किस प्राणी के प्लाज्मा में ब्लड सस्पेंडेड होता है अथवा बनता है? ये होता है मेढक के प्लाज्मा में। ठीक है, मेढक के प्लाज्मा में। मेढक जो होते हैं वो एम्फीबिया वर्ग में आते हैं। इसके प्लाज्मा में ब्लड सस्पेंडेड होता है। इसमें श्वसन क्रिया त्वचा के फेफड़ों और क्लोमों के द्वारा होती है। अभी हमने इसके बारे में कुछ देर पहले बात भी की थी। फ्रेंड्स, अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन का बटन भी ज़रूर ही दबा दें ताकि हमारे हर वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिले। अगला प्रश्न है कि पक्षी के उड़ने के समय इधर उधर करने से, जब पक्षी उड़ता है ना तो इधर उधर करने के समय वो गिरने लगता है, इसे वो कैसे रोकता है? इसको वो रोकता है अपने पंखों को फैलाकर। वो कंट्रोल करता है अपनी सिचुएशन को, अपने आप को, अपने पंखों को फैलाकर। मनुष्य के शरीर में रक्त का कौन सा भाग रोगों का प्रतिरोधक करता है? अब हमें बताना है कि मनुष्य के शरीर में रक्त का वो कौन सा पार्ट होता है जो रोगों को प्रतिरोध देता है। तो आदमी के शरीर में दो तरह के रक्त होते हैं, एक को कहते हैं WBC और एक होता है RBC। WBC में हीमोग्लोबिन नहीं होता इसलिए ये कलर नहीं होता इसमें, जबकि RBC में हीमोग्लोबिन होता है इसलिए लाल दिखता है। यहाँ हमसे पूछा जाए कि प्रतिरोध कौन करता है, तो प्रतिरोध करने वाला है WBC। आगे बढ़ते हैं। अब यहाँ से हमारे अर्थव्यवस्था के प्रश्न शुरू होते हैं। पहला प्रश्न है, किसी देश की आर्थिक वृद्धि की सर्वाधिक उपयुक्त माप क्या होती है? किसी देश की अगर आर्थिक वृद्धि मापनी है ना, उसको पता करना है कि किसी देश की इकोनॉमिक ग्रोथ का क्या हालचाल है, कैसी है, तो इसका सबसे अच्छा तरीका है प्रति व्यक्ति आय, यानी पर कैपिटा इनकम जिसको बोलते हैं। और पर कैपिटा इनकम कैसे निकालते हैं? जो हमारी नेशनल इनकम होती है यानी राष्ट्रीय आय होती है, उसको हम कुल जनसंख्या से जब डिवाइड करते हैं तो हमें प्रति व्यक्ति आय प्राप्त हो जाती है। आगे बढ़ते हैं। फेमा यानी विदेशी मुद्रा प्रबंधन अधिनियम का अंतिम रूप से कौन से वर्ष में इसको लागू किया गया था? ये देखिए, फेमा जो है ना, ये आया तो था 2000 में, लेकिन इसको पूरी तरीके से लागू किया गया 2002 अप्रैल में। तो यहाँ आंसर होगा C। गांधीवादी अर्थव्यवस्था किस पर आधारित है? गांधीवादी अर्थव्यवस्था आधारित है न्यास पर। ठीक है, न्यास पर आधारित है। होता क्या है कि गांधीवादी अर्थव्यवस्था जो है ये चूँकि ट्रस्टीशिप के सिद्धांत पर आधारित है, ये इसमें मालिक जो होता है ना वो खुद को कंपनी का मालिक नहीं समझता, वो कंपनी को मात्र न्यास पर अपनी धरोहर के रूप में मानता है। और ये इस तरीके से गांधीवादी व्यवस्था न्यास पर आधारित है। अगला प्रश्न है, इनमें से कौन सा देश अपने कुल निर्यात से प्राप्त धन का लगभग 2/3 चावल के व्यापार से प्राप्त करता है? ये देश है म्यांमार। म्यांमार अपने कुल निर्यात से प्राप्त धन का 2/3 चावल से प्राप्त करता है, चावल के व्यापार से। अगले प्रश्न पे चलते हैं। स्वाधार योजना क्या है, किस लिए है?
स्वाधार योजना है बेसिकली, इसकी भी जो शुरुआत हुई थी ना, ये 2007 से 2012 में के आसपास हुई थी, इसी पीरियड में हुई थी। ये भारत सरकार के महिला और बाल विकास मंत्रालय के द्वारा शुरू किया गया है और कठिन परिस्थितियों में रह रही महिलाओं के लाभ के लिए इसको शुरू किया गया है, स्वाधार। आगे बढ़ते हैं। प्रधानमंत्री ग्रामोदय योजना का ध्येय यानी उद्देश्य क्या है? देखिए, प्रधानमंत्री ग्रामोदय योजना की शुरुआत ये निश्चित करने के लिए की गई थी कि आर्थिक सुधारों का लाभ समाज के सभी वर्गों तक पहुंचे। मूल रूप से ग्रामीण आवश्यकताओं की पूर्ति, जैसे कि प्राथमिक शिक्षा, स्वास्थ्य रक्षण, पेयजल, आवास, ग्रामीण सड़कें, इन सारी चीज़ों के लिए प्रधानमंत्री ग्रामोदय योजना का प्रारंभ किया गया और इसका यही ध्येय है। तो ऑप्शन ए सही है। मानसिक रूप से विकलांग हेतु राष्ट्रीय संस्थान इनमें से कहाँ अवस्थित हैं? मानसिक रूप से विकलांग हेतु राष्ट्रीय संस्थान अवस्थित है हैदराबाद में। भारत में विदेशी विनिमय संचय का रखरखाव किसके द्वारा किया जाता है? देखिए, भारत में विदेशी विनिमय संचय का रखरखाव किया जाता है भारतीय रिजर्व बैंक के द्वारा। और रिजर्व बैंक के बारे में बता दूं कि इसकी स्थापना हुई थी 1 अप्रैल 1935 को। अच्छा, अगर कोई आपसे पूछे कि भारत का सबसे पुराना बैंक कौन सा है, तो रिजर्व बैंक के पहले भी एक बैंक स्थापित हुआ था जिसका नाम था इम्पीरियल बैंक। ठीक है, इम्पीरियल बैंक था और यही आगे चल के भारतीय स्टेट बैंक के नाम से इसको जाना गया, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया के नाम से। अगला प्रश्न है, किस क्षेत्र में भारत में सकल राष्ट्रीय उत्पाद का सबसे बड़ा भाग प्राप्त होता है? यानी भारत की जीडीपी में कहाँ से सबसे ज़्यादा कंट्रीब्यूशन आता है? इसका सही उत्तर है सेवा क्षेत्र से। हमारे यहाँ जो जीडीपी है ना, उसमें सबसे ज़्यादा पार्ट टर्शियरी सेक्टर यानी सर्विस सेक्टर से आता है। अगला प्रश्न है, इनमें से कौन सा भारत में मुद्रास्फीति के प्राकलन का सबसे प्रचलित माप है? देखिए, मुद्रास्फीति को देखने का सबसे प्रचलित जो तरीका है, मेज़र है, वो है थोक मूल्य सूचकांक। ठीक है, किसी देश में मुद्रास्फीति की दर क्या है, इसके लिए थोक मूल्य सूचकांक का प्रयोग किया जाता है। अगला प्रश्न, इनमें से किस एक को छोड़कर बाकी सभी देश की प्राकृतिक पूंजी में सम्मिलित किए जाते हैं? तो चलिए इसके ऑप्शंस देख लेते हैं। ऑप्शंस हैं वन सड़क, जल या खनिज। तो इसमें तो वन प्राकृतिक है, जल प्राकृतिक है, खनिज प्राकृतिक है। क्या प्राकृतिक नहीं है? सड़क। दृष्टि विकलांग हेतु राष्ट्रीय संस्थान कहाँ अवस्थित है? अभी कुछ देर पहले हमने बात की थी विकलांग हेतु राष्ट्रीय संस्थान मानसिक रूप से जो अवस्थित था हैदराबाद में, लेकिन यहाँ पे दृष्टि विकलांग के लिए पूछा जा रहा है। ये स्थित है देहरादून में और इसकी स्थापना की गई 1997 में। आगे बढ़ते हैं। इनमें से किस देश ने सरकारी तौर पर परिवार नियोजन कार्यक्रम को सर्वप्रथम अपनाया? भारत में इस काम को सबसे पहले किया गया था। परिवार नियोजन कार्यक्रम की शुरुआत भारत में 1951 को ही कर दी गई थी और दुनिया का पहला सरकारी तौर पर परिवार नियोजन कार्यक्रम ये था। अगला प्रश्न, भारत में शुरू की गई स्वाभिमान योजना किससे संबंधित है? स्वाभिमान योजना का संबंध है बैंकिंग क्षेत्र से, ग्रामीण बैंकिंग से, जो कि दूर दराज के ग्रामीण क्षेत्रों को बैंकिंग व्यवस्था से जोड़ता है। अगला प्रश्न है, जब एक अर्थव्यवस्था स्फीति दबाव से गुजर रही हो तो क्या उपाय अपनाने चाहिए? मान लीजिए एक अर्थव्यवस्था में काफ़ी वो लॉस में चल रही है, काफ़ी प्रॉब्लम में चल रही है, तो उससे निपटने के लिए क्या किया जा सकता है? इससे निपटने के लिए ब्याज या दरों में को बढ़ा देना चाहिए, करों को बढ़ा देना चाहिए, टैक्सेस बढ़ा देना चाहिए, मुद्रा आपूर्ति पर नियंत्रण करना चाहिए, सार्वजनिक व्यय में कमी करनी चाहिए। तो यहाँ इतने ऑप्शंस में एक ही ऑप्शन हमें मिल रहा है, वो है प्रत्यक्ष करों को बढ़ा देना चाहिए, ऑप्शन ए। आगे बढ़ते हैं। यहाँ से मैथ्स के क्वेश्चंस हैं, तो क्वेश्चन आप खुद सॉल्व करेंगे, मैं आंसर आपको बताते चलूँगी। बेटर होगा कि आप स्क्रीन पर इस वीडियो को पॉज करें और क्वेश्चन को सॉल्व करें। पहला प्रश्न है, 5 व्यक्तियों के एक परिवार में प्रति व्यक्ति औसत आय 1000 रुपये प्रति माह है। इसी परिवार में एक व्यक्ति की वार्षिक आय 12,000 रुपये बढ़ जाती है, तो इस परिवार में प्रति व्यक्ति मासिक आय अब कितनी होगी? इसका आंसर है ए 1200।
ये अगला प्रश्न है, 1000 रुपये ABC में इस प्रकार से बांटे गए हैं कि A को B तथा C की प्राप्ति का 1/4 भाग प्राप्त होता है। B वही पाता है जो C पाता है, तो C को कितना मिला, C कितना पा रहा है? इसका सही आंसर है D यानी 400। अगले प्रश्न पे चलते हैं। ये अगर 10 या 50 के बीच 10 और 50 के बीच की एक रूट संख्या इस प्रकार है कि उसके अंकों में उलटफेर का कोई प्रभाव नहीं होता है, तो उस संख्या का वर्ग कितना होगा? इसका सही आंसर है A यानी 121। ये संख्या कौन सी है? 11। किसी संख्या के 3/8वें भाग तथा 7/2 भाग का अंतर 25 है, तो वह संख्या क्या होगी? इसका सही उत्तर है D 280। 130वां प्रश्न है, आपके सामने स्क्रीन पर है। इसका सही उत्तर है B। 131वें प्रश्न में छूटे हुए पद हमें बताने हैं। ये है D 15 और 63। 132वें प्रश्न में एक संख्या और उसकी 50% तथा उसकी 25% का औसत 210 है, तो वो संख्या क्या है? ये संख्या है 360। 1 मिनट 30 सेकेंड 1 घंटे का कितना प्रतिशत होता है? 1 मिनट 30 सेकेंड 1 घंटे का होता है 2.5%। 134वां प्रश्न है कि एक गोलाकार मार्ग एक गोलाकार बाग के चारों ओर बना हुआ है। यदि आंतरिक वृत्त और बाहरी वृत्त की परिधियों में 44 मीटर का अंतर है, तो मार्ग की चौड़ाई कितनी होगी? इस मार्ग की चौड़ाई होगी 7 मीटर। 135वां प्रश्न है कि A:B is equal to 2:3, देन B:C is equal to 4:5 तथा C और D का अनुपात 6:7 है, तो A/D कितना होगा? इसको जब आप सॉल्व करेंगे तो आपको मिलेगा 16:35। यहाँ से हमारे बिहार स्पेशल के प्रश्न शुरू हो जाते हैं। पहला प्रश्न है कि कोपेन के जलवायु वर्गीकरण के अनुसार उत्तर बिहार की जलवायु किससे प्रदर्शित की जा सकती है? देखिए, उत्तर बिहार की जलवायु प्रदर्शित की जा सकती है CWG से। बिहार जो है ना, ये उपोष्ण कटिबंध में स्थित राज्य है। यहाँ की जलवायु पर मानसून का पर्याप्त प्रभाव पड़ता है, मानसून की वायु का, और ये मानसूनी जलवायु है, मानसून टाइप ऑफ क्लाइमेट हमारे यहाँ है। तापमान और वर्षा के विवरण के आधार पर कोपेन महोदय ने इसको CWG यानी शुष्क शीत ऋतु वाला मानसून टाइप ऑफ क्लाइमेट से प्रदर्शित किया है। अगला प्रश्न है, मुजफ्फरपुर, दरभंगा तथा चंपारण जिलों में कौन सी मिट्टी अधिकांशतः पाई जाती है? मुजफ्फरपुर, दरभंगा और चंपारण जिलों में नवीन जलोढ़ मिट्टी ज़्यादा पाई जाती है। बिहार के कुल भाग के ना 90% पार्ट में जलोढ़ मिट्टी ही पाई जाती है। जलोढ़ मिट्टी में स्पेशली जो नवीन जलोढ़ मिट्टी होती है ना, तो खादर मिट्टी भी कहते हैं, इसमें नाइट्रोजन की कमी होती है। आगे बढ़ते हैं। बिहार का सर्वाधिक जूट उत्पादक जिला कौन सा है? बिहार में सबसे ज़्यादा जूट का उत्पादन होता है पूर्णिया में। देखिए, जूट का उत्पादन ना अधिक वर्षा, अधिक तापमान और नवीन जलोढ़ मिट्टी वाले क्षेत्रों में किया जाता है। उत्तर पूर्वी बाढ़ के मैदानों में भी इसकी खेती की जाती है। इसको काटने के बाद ना पानी के नीचे कुछ समय तक दबा के रखा जाता है। इसके बाद इसके तने से छाल उतार दी जाती है और जो बाद में रेशा बन जाता है। बिहार में 2 जिले हैं, एक पूर्णिया और दूसरा कटिहार। आपको बता दूं कि पश्चिम बंगाल इंडिया में सबसे ज़्यादा जूट उत्पादन करता है और दूसरे नंबर पे है हमारा बिहार। अगला प्रश्न है, त्रिवेणी नहर किस नदी पर निर्मित है? त्रिवेणी नहर का निर्माण किया गया है गंडक नदी पर। भारत सरकार के सहयोग से बिहार और उत्तर प्रदेश की संयुक्त परियोजना गंडक नदी परियोजना का निर्माण किया गया है और 1959 के समझौते के आधार पर इसका लाभ नेपाल को भी दिया जाता है। जब आप बांध गंडक बराज देखेंगे ना, इसका आधा भाग नेपाल में है और आधा इंडिया में है, इंडिया में भी बिहार में, इसीलिए इसे त्रिवेणी नहर प्रणाली भी कहते हैं। आगे बढ़ते हैं। जैन धर्म के प्रवर्तक महावीर जी का मोक्ष स्थान कहाँ है? ये मोक्ष स्थान है पावापुरी में। पावापुरी में इन्हें निर्वाण की प्राप्ति हुई थी। अगले प्रश्न पे चलते हैं। कैमूर पठार किसके लिए प्रसिद्ध है? देखिए, कैमूर पठार मुख्य रूप से चूना पत्थर के लिए प्रसिद्ध है। इसमें बलुआ पत्थर और चूना पत्थर दोनों ही बहुत पाए जाते हैं। मूल रूप से यहाँ पे चूना पत्थर के लिए ये प्रसिद्ध है।
अगला प्रश्न, स्वामी सहजानंद सरस्वती ने एक पत्रिका का प्रकाशन किया था, इसका नाम क्या था? इस पत्रिका का नाम था हुंकार। कृषक आंदोलन के सबसे प्रमुख व्यक्तित्व थे स्वामी सहजानंद सरस्वती, और इनसे संबंधित एक प्रश्न रहता ही रहता है हर साल। 1936 में पुरुषोत्तम नाथ टंडन थे, इनकी सलाह पर स्वामी सहजानंद सरस्वती ने लखनऊ में एक अखिल भारतीय किसान सभा की स्थापना भी की थी, और इसके प्रथम अध्यक्ष भी स्वामी सहजानंद सरस्वती ही थे, और प्रथम जो इनके महासचिव थे ना वो NG रंगा थे। मूल रूप से बता दूं कि स्वामी सहजानंद सरस्वती जो थे ये उत्तर प्रदेश के थे, लेकिन इनकी कर्मभूमि बिहार थी। अगला प्रश्न है, पटना में 1913 में अनुशीलन समिति की एक शाखा की स्थापना किसने की थी? ये स्थापना की थी सचिंद्रनाथ सान्याल ने। अनुशीलन समिति भारत के स्वतंत्रता संग्राम के समय बंगाल में अंग्रेज विरोधी गुप्त क्रांतिकारी सशस्त्र संस्था थी। इसका उद्देश्य मूल रूप से था ना कि जो वंदे मातरम के प्रणेता थे बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय, इनके बताए हुए रास्ते पर चलना। ऐसे अनुशीलन समिति की वास्तविक स्थापना जो थी वो 1902 में की थी जतीन्द्रनाथ बनर्जी और वारेंद्र कुमार घोष ने, लेकिन सचिंद्रनाथ सान्याल ने 2 जगह पे इसकी स्थापना की, 1908 में बनारस में और 1913 में पटना में। अगला प्रश्न है, 1922 से 23 में मुंगेर में किसान सभा का गठन किसने किया? देखिए 1922-23 में ना मुंगेर में शाह मोहम्मद जुबैर और श्री कृष्ण सिंह, इन दोनों ने मिलकर के किसान सभा का गठन किया था। इस सभा का मूल रूप से उद्देश्य था ब्रिटिश साम्राज्यवादी शोषणकारी नीतियों का विरोध करना। तो यहाँ पर आंसर होगा ई। बिहार में कितने जिले हैं? बिहार में कुल 38 जिले हैं, 38 जिले। 1934 में बनी बिहार सोशलिस्ट पार्टी के सचिव कौन थे? इसके सचिव थे जयप्रकाश नारायण। बिहार महान धार्मिक केंद्र किसके लिए नहीं है? देखिए बिहार जो है ना ये सिख के लिए, जैन और बौद्ध तीनों के लिए महान धार्मिक केंद्र है, यहूदियों के लिए ये धार्मिक केंद्र नहीं है। झारखंड को बिहार से कब अलग किया गया? झारखंड को बिहार से अलग किया गया 15 नवंबर 2000 को। अगला प्रश्न है, बिहार की पेंटिंग विधा कौन सी है? बिहार की पेंटिंग विधा है मधुबनी पेंटिंग। ऐसे मधुबनी पेंटिंग, पटना शैली, मिथिला शैली, मंजूषा शैली, सांझी कला शैली, ये सभी बिहार की पेंटिंग विधाएं हैं। यहाँ ऑप्शन में आंसर है मधुबनी। बिहार विधानसभा में वर्तमान में कितने सदस्य हैं? बिहार विधानसभा में वर्तमान में 243 सदस्य हैं। पहले ये संख्या ना 324 थी। कब? जब झारखंड और बिहार का विभाजन नहीं हुआ था, लेकिन विभाजन के बाद ये संख्या 243 हो गई है। तो फ्रेंड्स इसके साथ ही हमारे 150 प्रश्न समाप्त होते हैं। उम्मीद करती हूँ आप मुझे ज़रूर बताएंगे कि आउट ऑफ दीज 150 क्वेश्चंस कितने आपने सही किए, कितने फर्स्ट पार्ट में सही किए और कितने सेकंड पार्ट में सही किए। बने रहिए हमारे चैनल पर, वीडियो को पूरा देखा इसके लिए धन्यवाद और अगले सेट का इंतज़ार कीजिए। थैंक यू।